बच्चों, आप सभी का यूट्यूब चैनल आइडियल द क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए और किस वर्ष के लिए, वर्ष 2025-26। इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो सामाजिक विज्ञान का भाग 3 है, भाग 3 क्या है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 4 न्यायपालिका से संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं वह प्रश्नों के उत्तर बहुत आसान तरीके से समझाएंगे, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं अध्याय 4 में क्या दिया है। इसमें दिया है आपको पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं। उसका प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। ए नंबर कार्यपालिका, बी नंबर विधायिका, सी नंबर न्यायपालिका और डी नंबर निर्वाचन आयोग। ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर न्यायपालिका। जो न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसे प्राप्त है, तो आप बता देंगे न्यायपालिका को। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित करने का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न क्या है आपका, जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित करने का मुख्य उद्देश्य है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर अपराधों पर अंकुश लगाना, बी नंबर दोषी को दंडित करना, सी नंबर न्याय तक ज़्यादातर लोगों की पहुंच बनाना और डी नंबर न्यायालयों के कामों के बोझ को हटाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, न्याय तक ज़्यादातर लोगों की पहुँच बनाना। तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है इसी का प्रश्न नंबर 3, कौन सी बात फौजदारी कानून से संबंधित है। ए नंबर व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन से, बी नंबर ऐसे व्यवहार से जिसे कानून अपराध मानता है, सी नंबर जब प्रभावित पक्ष याचिका दायर करे और डी नंबर जब अदालत राहत की व्यवस्था करे। तो प्रश्न क्या है, कौन सी बात फौजदारी कानून से संबंधित है। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, ऐसे व्यवहार से जिसे कानून अपराध मानता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है, भारत में नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षण कहा जाता है। प्रश्न है आपका, जो भारत के मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है, किसे कहा जाता है संरक्षक, वह पूछा है। ए नंबर विधायिका, बी नंबर कार्यपालिका, सी नंबर न्यायपालिका और डी नंबर विधानसभा। तो भारत में नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर न्यायपालिका। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ था। ए नंबर 2002, बी नंबर 2008, सी नंबर 2006 और डी नंबर 2005। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 2006। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ था, कब हुआ था, 2006 में हुआ था। इसका सी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। इसमें दिया है आपको क्या दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे 5 प्रश्न दिए हैं, इसके रिक्त स्थान वाले उनकी पूर्ति करना है। तो इसका ए नंबर, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या खाली स्थान है, तो आप खाली स्थान बता देंगे। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 होती है। नेक्स्ट इसी का बी नंबर देखिए, केंद्र व राज्यों के मध्य होने वाले विवादों को खालिस्तान हल करती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा न्यायिक व्यवस्था। तो आप खालिस्तान के बता देंगे न्यायिक व्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का मुखिया को खालिस्तान कहा जाता है। तो आपके आंसर में आ जाएगा मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया को क्या कहा जाता है, तो मुख्य न्यायाधीश आ जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्यालय खालिस्तान में स्थित है। तो आप उत्तर बता देंगे जबलपुर। जो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो यह है जबलपुर में। नेक्स्ट है, खालिस्तान के फैसले देश की सभी अदालतों पर लागू होते हैं। तो इसमें आपके खालिस्तान में आ जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसके फैसले देश की सभी अदालतों को मानना होता है। इस प्रकार बच्चों आपका जो रिक्त स्थान था वह कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, न्यायपालिका किन विवादों का निपटारा करती है। प्रश्न क्या है आपका, न्यायपालिका किन विवादों का निपटारा करती है। तो आप उत्तर बता देंगे, न्यायपालिका नागरिक व सरकार, दो राज्यों सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों का हल करता है या निपटारा करता है। प्रश्न क्या था आपका, न्यायपालिका किन विवादों का निपटारा करती है। तो आप बता देंगे, न्यायपालिका नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करता है या उसका निपटारा करता है। यह आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, न्यायिक समीक्षा को समझाइए। क्या कह रहा है, न्यायिक समीक्षा को समझाइए। तो इसका उत्तर क्या होगा, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है। संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो
वह उस कानून को रद्द कर सकती है, इसे ही न्यायिक समीक्षा कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? प्रश्न क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो आप उत्तर बता देंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। तो प्रश्न क्या था आपका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो आप बता देंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। इस प्रकार से बच्चों ये आपका प्रश्न नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ? प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10, स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहते हैं? प्रश्न क्या है आपका, स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहते हैं? तो आप उत्तर बता देंगे। स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी राज्य की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं है, ना ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं। तो प्रश्न था आपका, स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहते हैं? तो स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे संविधान की एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब यह है कि जो देखिए, जो स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे देश या हमारे संविधान की एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब यह है कि विधायिका कार्यपालिका जैसी राज्य की अन्य शाखाएं न्यायपालिका काम में दखल नहीं दे सकती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं है, ना ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं। तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहते हैं वह बता देंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है, हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है, वह कहाँ स्थित है? तो आप उत्तर बता देंगे। हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय है। हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है, जो नई दिल्ली में स्थित है। ये आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12, उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले किन प्रेसिडेंसी शहरों में की गई? तो आप उत्तर बताएंगे। उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, कहाँ पे की गई थी? मद्रास में की गई। ये तीनों ही प्रेसिडेंटी शहर थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से क्या आशय लिखिए? उत्तर देखिए, भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। इसका अर्थ है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं। इस व्यवस्था को एकीकृत न्यायिक व्यवस्था कहते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है, फौजदारी और दीवानी कानून में अंतर लिखिए। तो उत्तर देखिए, फौजदारी और दीवानी कानून में अंतर। नंबर 1, फौजदारी कानून ऐसे व्यवहार या क्रिया से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना जाता है, उदाहरण के लिए चोरी, हत्या आदि। लेकिन दीवानी कानून का संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है, जैसे किराया, तलाक, जमीन की बिक्री आदि। फिर दूसरा अंतर देखिए इसका, फौजदारी कानून में सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, लेकिन दीवानी कानून में प्रभावी पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। इस प्रकार से आप जो फौजदारी और दीवानी कानून में अंतर बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में दिया है, निम्नलिखित को वर्गीकृत कर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। देखिए जो यहाँ पे दिए हैं, मारपीट, जमीन क्रय विक्रय मामले, किराएदारी मामले, घरेलू हिंसा, जमीन बंटवारा, हत्या, चोरी, संपत्ति मामले, इन्हें अलग करना है। और दीवानी मामले और फौजदारी मामले जो तालिका दी है इसमें लिखना है कि कौन से दीवानी मामले के अंतर्गत आते हैं और कौन से फौजदारी मामले। तो यहाँ पे जो क्रय विक्रय मामले, किराएदारी मामले, जमीन बंटवारा, संपत्ति मामले, ये किसके अंतर्गत आते हैं? दीवानी मामले के अंतर्गत आते हैं। और मारपीट, घरेलू हिंसा, हत्या, चोरी, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? फौजदारी मामले में आते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रश्न 15 में दिया था, निम्नलिखित यानी जो आपको दिया गया है, इनको अलग करके तालिका में लिखना था, वह लिख के आपको हमने बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 16, जनहित याचिका दायर करने का अधिकार किसे है? इसे कहाँ कहाँ दायर किया जा सकता है? उत्तर देखिए, न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्ते पर या तार को ही जनहित याचिका कहा माना जाता है। तो इसको आप जो यहाँ पे भेजे गए पते या तार को ही जनहित याचिका माना जाता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 16 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17, क्या एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है? यदि हाँ तो कोई एक उदाहरण बताइए। हाँ, एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। प्रश्न क्या था, क्या एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है? तो आप उत्तर बोलेंगे हाँ, एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। जैसे पंजाब हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मिजोरम और
अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय रखा गया है। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 17 का उत्तर कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय 4 क्या था, न्यायपालिका था, उससे संबंधित प्रश्न के उत्तर कंप्लीट होते हैं। यदि आपको इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।